नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 7 पर चर्चा करेंगे और निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 7 में जो है वो है विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो वास्तव में विद्यालय आधारित आकलन का तात्पर्य है विद्यालय में होने वाला तथा विद्यालय में निहित लोगों द्वारा किया जाने वाला आकलन। अब बात आती है विद्यालय में कौन करेगा। तो विद्यालय में शिक्षक, छात्र और छात्रों के साथी यानी पीयर ग्रुप, उनका साथी समूह। अब बात आती है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट आया क्यों। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट आने का कारण यह है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की धारणा फेल हो रही थी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा फॉर्मेटिव असेसमेंट अर्थात सीखने के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग के सपनों को साकार करने के लिए ये आया। परीक्षा के भय से अर्थात समेटिव असेसमेंट के घातक परिणाम से पीछा छुड़ाने के लिए ये आया। इसे ज़्यादा समझने के लिए हम निष्ठा के 7वें मॉड्यूल के हर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसमें 10 प्रश्न प्रश्नावली के हैं और 10 प्रश्न मैंने अपने से बनाया है। और दोस्तों, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप इसको पूरा वीडियो देखें और स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन को अच्छे से समझें। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने किया है। और हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे भी हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। सीखने की अक्षमता यानी कमी, जब कमी ढूंढा जाता है तो वहां पर डायग्नोसिस परीक्षण होता है। ये ध्यान रहे आपको, अर्थात नैदानिक परीक्षण होता है। इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोसिस टेस्ट। तो जब कमी को ढूंढा जाता है, ध्यान रहे, अक्षमता को ढूंढा जाता है, अब क्षमता का आकलन अगर किया जाता है तो नैदानिक परीक्षण अर्थात डायग्नोसिस टेस्ट। और यदि क्षमता का आकलन किया जाता है, उसके अच्छाइयों का अगर आकलन किया जाता है तो वहां पर अचीवमेंट टेस्ट और उपलब्धि अर्थात उपलब्धि परीक्षण। ये ध्यान रहे दोस्तों। अब है प्रश्न नंबर 2। दोस्तों, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कोई क्लियर नहीं कर सकता। मैं हर प्रश्न पर अच्छे से ऐसा क्यों, इसका भी जवाब मेरे पास में है और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। तो वह कर रही है, वह शिक्षक क्या कर रही है? तो यह है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो अगर एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर और फिर छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हैं अगर, तो यहाँ पर सीखने के लिए असेसमेंट है, सीखने के लिए आकलन है।
अब प्रश्न क्रमांक 3 है, सतत एवं व्यापक आकलन आवश्यक है। आपकी प्रश्नावली का ये तीसरा प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक आकलन आवश्यक है, तो उसका उत्तर है, इसमें ट्रिक करना है आपको यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो सतत एवं व्यापक आकलन इसलिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। तो आपका जो प्रश्नावली है उसमें आपको टिक करना है, छात्रों की रैंकिंग, ग्रेडिंग, छात्रों की ग्रेडिंग जो होती है ये उपयुक्त आकलन कार्य नहीं है। ये समेटिव असेसमेंट का एक हिस्सा है, योगात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है ये, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एक हिस्सा है ये। छात्रों की रैंकिंग जो की जाती है, लास्ट में जो की जाती है, तो वो उपयुक्त क्या है, खुले प्रश्न करना, परियोजना प्रोजेक्ट कार्य और अवलोकन, ये आकलन कार्य हैं और उपयुक्त आकलन कार्य हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये सारी चीजें। तो आपको आंसर ये करना है, छात्रों की रैंकिंग। प्रश्न क्रमांक 5 है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है। तो आपको सहयोग में टिक करना है, समूह गतिविधियों के द्वारा आपसी सहयोग को विकसित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट की मुख्य विशेषता क्या है, तो वो है योग्यता आधारित गतिविधि। विद्यालय आधारित आकलन की जो मुख्य विशेषता है वो है योग्यता आधारित गतिविधि। इसमें आपको टिक करना है। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पर, और ये हमारा 7वां प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 7, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। छात्र अधिगम मानदंड, जो छात्रों के मानदंड हैं, सीखने के मानदंड है, जो बेंचमार्किंग है, वो किसका हिस्सा है, तो सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। देखिए अभी पहला प्रश्न जो था अक्षमता का आकलन करना, अब यहां पर क्या है, उपलब्धि का आकलन करना। तो उपलब्धि का आकलन करना क्या है, अचीवमेंट, ये अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण से उपलब्धि का आकलन किया जाता है, ये ध्यान रहे। और ये क्या है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन कर लेना, अचीवमेंट का आकलन करना, ये है। अब यहां पर जब अंत में होता है, ये समेटिव असेसमेंट है, अर्थात सीखने का आकलन है ये। इसके पहले के वीडियोज में हमने एकदम स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, और सीखने के रूप में आकलन, और सीखने में आकलन, एकदम हमने क्लियर स्पष्ट किया है, उसको आप देख सकते हैं वीडियो। प्रश्न क्रमांक 9 है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। तो प्रश्नावली में दोस्तों आपके इसमें टिक कर देना है, रचनात्मक आकलन, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन, लर्निंग का अनुवीक्षक आकलन जो है रचनात्मक आकलन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। अर्थात आप इसको ये भी कह सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कह सकते हैं। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 है, आकलन का उद्देश्य क्या है। आकलन का उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। इसमें आपको टिक करना है, और यदि आपने ऐसा टिक किया तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब कुछ प्रश्न हैं जो मॉड्यूल से हमने सेलेक्ट किया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये जो पहले 10 प्रश्न हैं इनसे भी अच्छे प्रश्न हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है,
स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन किस प्रकार का आकलन है? स्वमूल्यांकन यानी जो बच्चे अपने आप करते हैं अपना मूल्यांकन, और सहकर्मी मूल्यांकन इसको पीयर असेसमेंट बोलते हैं, उनके साथी समूह करते हैं। ये किस प्रकार का आकलन है? तो ये है सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एस लर्निंग। प्रश्न क्रमांक 12 है, समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। समग्र पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की अपेक्षा जिसमें होती है, यानी अंत में, तो हमने कई बार बताया, पिछले वीडियो में बताया है, वह है सीखने के आकलन, माने असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो। अब है प्रश्न क्रमांक 13, शिक्षक और छात्र दोनों जब निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं तब कौन सा आकलन होगा? शिक्षक और छात्र दोनों जब निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, यानी अंतिम परीक्षा नहीं हो रही है, ये सुधार की गुंजाइश है इसमें। तो जब सुधार की गुंजाइश के लिए, सुधार के लिए जो कार्य किया जाता है वो सीखने के रूप में आकलन है, और शिक्षक छात्र जब दोनों करते हैं तब सीखने के रूप में आकलन होता है वो। अब है हमारा 14वां प्रश्न है, ये है 14वां प्रश्न। अब आप देखेंगे कि क्या है 14वां प्रश्न। जब शिक्षक कक्षा में यह देखता है कि सभी छात्र एक दूसरे की कैसे मदद कर रहे हैं, अब कक्षा में देख रहा है शिक्षक, यानी पूरे समूह में देख रहा है, तब यहाँ पर कैसा आकलन होगा? तो नाम से ही है। अब देखिए, कक्षा एक समूह है तो समूह कार्य आकलन यहाँ पर है। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रश्न क्रमांक 15 है, जब शिक्षक बच्चों की एक दूसरे से तुलना करता है कि उसका मार्क्स उसके मार्क्स से ज़्यादा है तथा ग्रेडिंग करते हैं, तब कौन सा मूल्यांकन माना जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, पहले के वीडियो में भी हमने बताया है कि जब लास्ट में परीक्षा जो होती है उसका आकलन जब होता है तो वो क्या होता है? सीखने का आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, अर्थात समेटिव असेसमेंट होता है, अर्थात योगात्मक मूल्यांकन होता है। प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों, कौन सा आकलन है जो विशेष पहलू पर होता है? विशेष पहलू पर होता है तथा माता पिता उससे अपने बच्चों की क्षमता को जान सकते हैं। अब माता पिता किससे जानेंगे? पोर्टफोलियो आकलन से। पोर्टफोलियो में कई सारी चीज़ें, स्पेशल चीज़ें उसमें रखी रहती हैं, छात्र के प्रत्येक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा रहता है, और किसी विशेष उपलब्धि को जानने के लिए यदि पेरेंट्स को दिखाया जाता है, पेरेंट्स उसके बारे में जान लेते हैं। तो विशेष पहलू पर होता है आकलन, तथा माता पिता उससे अपने बच्चों की क्षमता को जान लेते हैं, वह है पोर्टफोलियो आकलन। प्रश्न क्रमांक 17 है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17 है, रूब्रिक्स में लचीलापन होता है। क्या है ये? इस पर आपका व्यू हमने जानना चाहा है, तो इस पर होगा सही है ये। रूब्रिक्स जो बनते हैं तो उसमें लचीलापन होता है। आप अपने से किसी भी आयाम का मापन कर सकते हैं और उस अपने अनुसार भी आप उस आयाम को लिख सकते हैं कि आपको इसका परीक्षण करना है। तो यानी रूब्रिक्स में लचीलापन होता है, यानी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और हम अपने हिसाब से कर देखते हैं। कोई थर्ड पर्सन अपने हिसाब से रूब्रिक्स को बना सकता है जिसका उसकी आवश्यकता हो कि हमें इसका मापन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक रूब्रिक एक कार्य पर छात्रों का आकलन विभिन्न मानदंडों पर करती है। देखिए, रूब्रिक क्या होता है? एक कार्य पर बनाई जाती है, ये ध्यान रहे। अगर कई कार्य पर है तो गलत हो जाएगा। एक रूब्रिक एक कार्य पर छात्रों के आकलन विभिन्न मानदंडों पर करता है। एक कार्य होता है लेकिन मानदंड कई होते हैं रूब्रिक में, तो यह है सही। अब है प्रश्न क्रमांक 19, विद्यालय आधारित आकलन में सीखने वाले भी आकलन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए ये है कि सीखने वाले भी विद्यालय आधारित आकलन में
स्कूल बेस्ड असेसमेंट में सीखने वाले भी आकलन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, सिर्फ सिखाने वाले ही नहीं। तो ये सही है, शिक्षक और छात्र और छात्र का जो साथी समूह होते हैं सभी इसमें लिप्त रहते हैं विद्यालय आधारित आकलन में। तो ये है सही। अब प्रश्न क्रमांक 20 और अंतिम प्रश्न है, छात्र की वह योग्यता जिससे वह यह समझने में सक्षम होता है कि उसकी शिक्षा कैसे हो रही है, उसकी शिक्षा कैसे हो रही है, यह समझने में जब छात्र सक्षम होता है, उसके सीखने की गति कैसी है, वो छात्र जब स्वयं ये चीज़ समझ रहा है तो यह योग्यता क्या कहलाती है? इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निटिव योग्यता। तो दोस्तों ये हमारा 20वां प्रश्न हुआ। दोस्तों आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और हम अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे और सभी प्रश्नों पर हमने क्यों ये चीज़ होगी उसका निराकरण हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो इसी के साथ अगर पुनः एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आगे भी उपयोगी चीज़ों का लाभ लेते रहें। धन्यवाद।